अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज सबसे अहम चीज़ जो सामने आई है, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान किया। आज तहरीक इंसाफ ने भी अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया है और उनके इस वक्त जो मामला देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इस मंशूर का ऐलान किया जिसमें सबसे अहम नुक्ता जो है, जो पहला नुक्ता था उनके मंशूर का, वो था ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन और ख़राब माजी को पीछे छोड़कर भूलकर पाकिस्तान के शानदार और एक खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तरफ बढ़ना। ये इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी, जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक जो सिचुएशन है उनमें चेंज नज़र आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम इस जो मंशूर में बात की गई है, वो ये कहा गया है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 5 साल से कम करके 4 साल की जाए। इसमें कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली, जबकि सेनेट की मुद्दत इस वक्त जो 6 साल सेनेटर होते हैं उनको 5 साल की बात की गई है। और फिर ये भी कहा गया है कि जो सेनेटर हैं उनमें 50% सेनेटर्स का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए, आवाम उनको वोट दे के मुंतखब करें, ताकि जो सेनेट में हॉर्स ट्रेनिंग होती है इंतखाब के लिए उसको रोका जा सके। और फिर एक और जो आइनी तरमीम की बात की गई, इसमें यह कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त होना चाहिए और अवाम उन्हें बराह रास्त अपने वोट से मुंतखब करें। इसके अलावा बाकी सोशो इकनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन के हवाले से भी उन्होंने अपने कुछ प्लान शेयर किए हैं। वो आलमोस्ट वही हैं जो इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मंशूर में थे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रावलपिंडी बड़ा अहम शहर है और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज और कल ये दो अपनी पावर शो किए हैं, अपने जलसे किए हैं। लियाकत बाग तारीखी ग्राउंड है, यहाँ के ऊपर जलसे किए हैं। और रावलपिंडी ने क्या मैसेज दिया है दोनों जमातों को, और दोनों जमातें रावलपिंडी को क्या मैसेज देके जा रही हैं, इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल समद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरान में से हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी की जो मंशूर कमेटी और जो इन सारे मामलों को देख रही थी उसमें भी आप मेंबर हैं। वो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और तारिक सुमैर साहब जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की बल्कि पाकिस्तान भर की सियासत को बड़े करीब से इन्होंने देखा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तारिक सुमैर साहब, आपसे मैं ये आपकी एक सहाफ़ती जो तज्ज़िया है, जो मेरी भी अपनी एक राय है कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में कुछ शिफ्ट नज़र आया है। ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की ये माजी में बातें की जाती रही हैं मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। मिसाक जमहूरियत हमने देखा, लेकिन उसके बाद हालात बहुत से चेंज हुए। फिर मिसाक मईशत की बात की गई तहरीक इंसाफ के दौर में, लेकिन बात बनी नहीं थी। अभी ये समझते हैं कि हम जो पार्लियामेंट की मुद्दत या प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन और ख़ास तौर के ऊपर ऐसे माहौल में हम जब पिछले 1-1.5 साल से गुजरे जहाँ पे सियासी तलखियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उसमें ये नुक्ता कितनी अहमियत का हामिल है आपकी नज़र में? शुक्रिया खालिद भाई। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की है कमीशन की, ये मुशाहिद हुसैन सैयद ने 94-95 में की थी। हम्म। ये उस वक्त की बात है कि जब नून लीग में वो नए नए आए थे और वो नवाज शरीफ के मीडिया के सारे मामलात देखते थे। लेकिन बाद में जब उनको इक़्तिदार 97 में मिल गया नून लीग को, तो वो इसको भूल गए। फिर हम्म। मुशर्रफ का दौर आ गया। मुशर्रफ के दौर में जब मिसाक जमहूरियत हुआ बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, तो उस वक्त भी ये बातें आई। फिर रज़ा रब्बानी साहब की जो 18वीं आईनी तरमीम थी, उस वक्त भी ये बातें आई। लेकिन अमली जामा, जिसको इक़्तिदार मिल जाता है वो फिर इन भूल जाता है। जमहूरी असूलों को या आईनी बातों को भूल जाता है। इमरान खान साहब ने कहते हैं जी 26 साल जद्दोजहद की है, लेकिन उनको मकबूलियत मिली 2011-12 में। फिर उसकी उनके मुखालफिन उन पे इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं। हम्म। कभी पाशा का नाम लिया जाता है, कभी किसी और का नाम लिया जाता है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम सियासी पार्टियों को पर ये फ़र्ज़ है कि वो आइन पर अमल करें, जमहूरियत पर अमल करें, पिंडी वालों से वोट लें, पिंडी वालों की तरफ देखना या उनकी मदद से गुरेज करें तो मुल्क बहुत आगे चलेगा। हम्म। इमरान खान साहब ने मदद ली। अब इल्ज़ाम है जी कि मियां नवाज शरीफ लाडले हैं, तो मियां नवाज शरीफ ने ज़ख्म खाए हैं। मुशर्रफ के दौर में बड़े ज़ख्म खाए हैं। पीपल्स पार्टी ज़ियाउल उनसे हक के दौर नाराज़ में रही। और इवन मुशर्रफ दौर में ज़ियाउल हक पीएस के पार्टी के साथ, जी हाँ, दोनों मुशर्रफ अदवार में। पीपल्स पार्टी के साथ
रहमान मलिक साहब ने उनके वालिद मियां शरीफ को गिरफ्तार किया था हम्म। पीएमज़ अस्पताल। जब वो उनको लाया गया था, हम वहाँ कवरेज के लिए गए थे, तो वो उस वक्त मियां नवाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे पीएमज़ हॉस्पिटल में। लेकिन असूल उस वक्त याद आते हैं हर पार्टी को जब इक़्तिदार में नहीं होता। हम्म। खान साहब के हवाले से मैं एक बात करता चलूँ। खान साहब के दो तीन सीनियर मिनिस्टर्स थे। हमें एक दफ़ा उन्होंने बुलाया, ये 2019-20 की बात है, कि हमें कोई एडवाइस दें, कोई मशवरा दें ताकि हमारे चीज़ें स्मूथ हो जाएं। हम्म। तो मैंने उनको दो बातें कही कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके कहें कि जज्बात को कंट्रोल करें, तकब्बर को छोड़ दें एक हम्म। तरफ, और नैब को पैकअप करें। हम्म। और ये इंतकाम वाला सारा सिलसिला जो सैफुर रहमान के दौर से शुरू हुआ है और अब तक चल चल रहा है, इसको रोकेंगे तो तमाम सियासी कुव्वतें इमरान खान के साथ आ जाएंगी। तो फिर उनको जहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि जी ये मसला वो मसला, एक्सटेंशन दे दो ना दे दो, तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो उनमें से एक बुजुर्ग जो सियासतदान थे उनके पार्टी के, पीटीआई के, तो उन्होंने बड़ा अजीब व गरीब फिक्रा आगे से बोला कि खान साहब जो हैं नौजवानों जो पार्टी के अंदर आए हुए हैं, उन्होंने पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं जानबूझ के प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं, हम संजीदा रहनुमाओं की बात को अहमियत नहीं देते। तो ये खालिद साहब, मैंने कहा इब्तिदाई में आपको बता दूं कि ये सूरत हाल है। और शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल इस बात पे जोर देते रहे कि नैब का खात्मा होना चाहिए। लेकिन और तारिक साहब, जो नैब बनाया जिन्होंने था, जिसको उन्होंने प्रमोट भी किया और फिर उसको इस्तेमाल भी किया, मेरा ख्याल है कि हर दौर के अंदर सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरह ये भी जो है कि हावी हो जाता है। मैं इस तरफ भी आऊँगा, ज़रा अब्दुल समद याकूब साहब की तरफ आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि ये एक मेजर चेंज नज़र आया है तहरीक इंसाफ के मंशूर के अंदर, जो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि जिस प्रोसेस से पिछले 1-1.5 साल से गुजरे हैं, और इससे पहले जो 3 साल का हुकूमत का दौर था पीटीआई का, उसमें इमरान खान साहब मुसलसल कहते थे कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा। उन्होंने चोर कहा, डाकू कहा, और कहा कि नहीं ऐसे लोगों से, जमातों से, अफराद से जो करप्ट हैं उनसे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन ये चीज़ एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो है कि ये इसके पीछे सोच क्या है, और इलेक्शन के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि इसको, जैसे तारिक साहब कह रहे हैं, नहीं हुकूमत में जब आते हैं तो सब भूल जाते हैं, पोजीशन में या शिकंजे में कसे जाते हैं, तो फिर सारी ये चीज़ें अकदार जो याद आती हैं। तो आप समझते हैं ये जो एक चेंज है, ये अब इलेक्शन के बाद भी इसके ऊपर आप अमल करेंगे, और इसका लाएअमल क्या होगा, बाकी जमातों के साथ मिलकर इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? जी खालिद साहब, देखें, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन ख़ास तौर पे अदम एतमाद के बाद, और फिर अदम एतमाद के बाद होने वाली जो भी फस्तायत थी, या जो पोलराइजेशन, या जो अदम बर्दाश्त, जो हमारा एक कल्चर बन चुका है, पॉलिटिकल कल्चर, इसमें जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्रुथ का। और ट्रुथ जो है वो ये ट्रुथ की बेस के ऊपर रिकन्सिलिएशन हो सकती है, मगर उनके साथ नहीं जो कल वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाले थे। मगर जब हकीकी तौर पे वोट को इज़्ज़त देने की बात आई, तो वो जिन हलकों की मदद से आना चाहते हैं, जिधर जाके उन्होंने अपने आप को जिधर घुटने टेकने थे, उनसे अगर ये बात की जाए कि हमारी रिकन्सिलिएशन उनसे हो जाएगी, नहीं। जमहूरी रिवायात की हामिल जमातें, जमहूरी इक़दार की हामिल जमातें, और उसमें सर फहरिस्त मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी का नाम ज़रूर लूँगा कि जिनसे रिकन्सिलिएशन, या जिनसे, क्योंकि इस क्राइसिस के दौर में जब पीटीआई ज़ेर उताब थी, तो हमने ये देखा कि वाहिद एक जमात पीपल्स पार्टी है जिधर कम अज़ कम जिन्होंने जमहूरी रवैयों का जो है वो मुज़ाहरा किया, या जमहूरी इक़दार को, जो वो अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो अपनी वो उनकी एक ट्रेडिशन है, उसको उन्होंने कम अज़ कम जो है वो बरकरार रखा। तो हाँ, बिल्कुल इनसे हो सकती है, उनसे नहीं हो सकती जो आज भी गैर जमहूरी तरीक़ों से और गैर किसी और तरीके से जो है वो एक। लेकिन अगर कोई अपनी गलती का इतराफ़ कर लेता है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन के बाद भी आप जिनकी तरफ इशारा करते हैं, अगर पीएमएलएन की भी क़यादत कहती है जी ठीक है हालात मारूजी ऐसे थे, अगर कुछ हुआ, लेकिन अब हम उस गलती का अजाला करते हैं और आए सारे मिल बैठते हैं, हमें भी बिठाएं साथ, और फिर हम अब जैसे मिसाक़ जमहूरियत में भी सारे इकट्ठे थे एक दूसरे को, हमें याद है 80-90 की दिहाई के अंदर जो सियासत थी उसमें क्या कुछ नहीं हुआ, वो भी हमें, मैं तो खुद प्रैक्टिकली स्टूडेंट भी था और सहाफ़त में भी बाद में आ गया, देखी वो सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड देखी हुई हैं। लेकिन बाद में इकट्ठे हुए,
तो अभी भी तो ऐसा तो हो सकता है, बिल्कुल कतन तो अब नहीं कह सकते कि अच्छा हम नहीं, इनसे तो होगी, इनसे नहीं हो सकेगी। देखिए मेरे आपने अपने सवाल में ही उसको बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वाज़ेह कर दिया कि अगर वो ट्रुथ के ऊपर आ जाए, अगर सच्चाई के ऊपर आ जाए, अगर कोई शख्स अपना फॉल्ट एडमिट कर ले, अगर कोई आकर आपसे कोई अपोलोजेटिक मैनर्स में आके आपसे कहे कि हमसे माजी में ज़्यादतियाँ हुई, या कम अज़ कम मौजूदा इस वक्त हाल में उनसे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, या जो कुछ वो कर रहे हैं इस वक्त, तो तब तो बात की जा सकती है उनसे। लेकिन हाथ में डंडा हो और जिस तरीके से फैसलों को भी मैनिपुलेट करके दीवार से लगा के और वो रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो ये रिकन्सिलिएशन नहीं, ये तो पाकिस्तान को आप एक उस डार्क एज में लेके जा रहे हैं कि इन इलेक्शन के नतीजे में जब ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये सारा कुछ होगा, तो क्या ये अवाम जो है, जो एक जिसकी पॉपुलैरिटी 20% नहीं है, अगर उसका बगैर मैंडेट के, लिजिटिमेट मैंडेट के, अगर किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में उनके प्राइम मिनिस्टर को बिठा दिया जाता है, तो उसके पास क्या मॉरल अथॉरिटी होगी कि वो उसके बाद गवर्न कर सके? रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती। फेयर एनफ। आमिर साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि ये मुझे तो बज़ाहिर जो है कि एक अच्छी एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिली है कि अगर चले एटलीस्ट आपके मंशूर में अगर पहला नुक्ता ही यही है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का, तो उन हलकों में भी जहाँ पे ये एहसास होता है कि अच्छा जी कोई आ जाएगा तो शायद वो इंतकामी सियासत करेगा या कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जिसकी वजह से जो है कि चीज़ें डीरेल हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी शायद कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो सकता है। लेकिन किस हद तक आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जिस माहौल में हो रहा है और उसके बाद तमाम सियासी जमातें इस नुक्ते के ऊपर क्या बैठकर आगे बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती? बहुत शुक्रिया खालिद साहब। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन आइडियल माहौल में नहीं हुआ। हमारी ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी सियासी जमात है जो 1970 से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। बाकी किसी का एक तजर्बा, दो तजर्बे बुरे हो सकते हैं, और हमारे सारे तजर्बात बड़े मुश्किल रहे हैं, जिससे हमने लामोहल्ला सीखा भी है। तो आइडियल माहौल तो कभी नहीं मिला। बहरहाल जब एक इंतखाब हो जाते हैं तो उनसे सीखते हुए जब पार्लियामेंट वजूद में आती है तो सियासी जमातों को एक कदम बढ़ाना मिलता है कि वो तलखियां भुला के और एक कदम आगे बढ़े। ये खुशाइंद बात है कि आज जमातें और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ ने अगर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की है, तो हम इन्हें बहुत देर से ये वो कह रहे थे कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हों और आप इसके अंदर आए, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात ऐसी ना हो जो बैक डोर से इक़्तिदार के अंदर आए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, जब मैं चाहता हूं मेरा मुखालिफ सच बोले, तो फिर आपका मुखालिफ भी चाहेगा कि आप भी सच बोले। तो यहां तक लाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रोल है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या रोल है वो सारे जानते हैं। वो कहते हैं ना कि लाए इस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो हमने ये जो इन्हें जमहूरियत की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, डायलॉग की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रूथ तो बोलना पड़ेगा, आज वाले को भी बोलना पड़ेगा कि वो किस तरह लाडला बन रहा है, तो कल वाले को भी बोलना पड़ेगा कि वो किस तरह लाडला बन रहा है। क्योंकि हम कभी बने नहीं है, ना हमें किसी हमीद गुल ने सपोर्ट किया, ना हमें किसी फैज हमीद ने सपोर्ट किया। हम तो इनके खिलाफ बनाए गए इत्तेहादों से आप ही जिक्र कर रहे थे, जनरल ज़िया का दौर हो या जनरल मुशर्रफ का दौर हो, हमारी पार्टियां तोड़ी गई और हमारी पार्टियों से लोग दूसरी पार्टियों में ले जाए गए, किंग्स पार्टियां बनाई गई। जब कहा जाता था कि विकेट उड़ा दी, आज विकेट, वो किसकी विकेटें उड़ रही थी? वो हमारे 40 साल पुराने कारकुनान थे जिन्हें कारकुन से हमने वजीर तक बनाया और वो ले लिए गए। उस वक्त नहीं सोचा गया कि इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होती, कमजोर होती है। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर अब ये नफरत, तकसीम, इंतशार को खत्म होना पड़ेगा। अब जब मैं ये कहता हूँ, हमारी बात की, और मुझे इस पे दुख होता है कि आप जुल्म को एक ही तरह से नापना शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी में चले में साहब आ जाए, उनके 14 साल एक तरफ, और क्या घंटे की गिरफ्तारी एक तरफ है। आप जब तारीख सुना तो इस तरह सुनाएंगे कि उन्होंने उन्हें 14 साल अंदर रखा और उन्होंने उन्हें 14 घंटे रखा, हिसाब बराबर हो गया ना। ये चीजें मतलब फिर भी क्लियर नहीं। जो हमारे साथ हुआ, जेलों में रखा गया, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ किया गया, हमें हमारे साथ क्या क्या सलूक नहीं हुआ। हमारे नाम रजिस्ट्रेशन के केसेस खुद कह दिया
कि ये सैफुर रहमान एहतसाब था, जो होता परवेज मुशर्रफ का हुआ, और उसमें कौन बना? हम भी मुसीबत में रहे ना। सैफुर रहमान का एहतसाब भी भुगता, हमने जनरल मुशर्रफ का एहतसाब भी भुगता। सैफुर रहमान वाले तो जनरल मुशर्रफ से माफी मांग के भाग गए थे। तो मैं ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में अगर पीपल की, इसलिए आज हर सियासी जमात उसके बैठने पे तैयार है, उसके साथ गुफ्तगू शरीक करने पे तैयार है कि पीपल्स पार्टी ने इंतकाम ले लिया। पीपल्स पार्टी की सियासत तकसीम की नहीं की, इसलिए आज ये मौका है। और मुझे उम्मीद है जब इंतखाबात होंगे, वाहिद पॉलिटिकल फोर्स जो होगी वो पार्टी है जो तमाम सी कुव्वतों को भी बिठा सकती है और तमाम इदारों को भी चला सकती है। हमने कभी फौज के सरबराह से लड़ाई करके जाया नहीं होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। छोटी सी आमिर से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दो बड़े अहम इसी के साथ जुड़े हुए होंगे। एक मामला तो ये है कि क्योंकि अभी तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तमाम अरकान, क्या इसी स्पिरिट के साथ अगर उनको कोई मैंडेट मिलता है तो क्या इलेक्शन के बाद उसका भी एहतराम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मामला होगा वो ये होगा कि हम जो इसी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के साथ जो नुकता था वो ये था कि माजी जो तल्ख है, ये ख़राब माजी है, उसको छुटकारा हासिल करें, भुलाएं और फिर आगे बढ़ें। तो ये जो आगे बढ़ने का और भुलाने वाला मामला होगा, इसके ऊपर क्योंकि हमेशा कुछ फोर्सेस होती हैं जो दरमियान में आकर ऐसे मामलात को ख़राब करने की कोशिश करती हैं, जो समझती हैं, और वो अमूमन गैर जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं, अभी भी बड़ी फ़ाल हैं। तो उनको कैसे काउंटर किया जा सकेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी जमातों के मंशूर और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन और फिर इसमें जो रुकावटें पैदा हो सकती हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। तारिक साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ और फिर ये सवाल अब्दुल यकूब साहब और आमिर साहब के लिए भी मैं छोड़े जा रहा हूँ कि हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं कि मिसाक़ जमहूरियत हुआ बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर कुछ सियासी जमातों से भी शायद गलतियाँ हुई, लेकिन जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं वो भी अपना किरदार अदा करती हैं बहुत से सियासी इख्तलाफात को उभार कर, और फिर ताकि एक लॉन्ग टर्म जो डेमोक्रेटिक सस्टेनेबल सिस्टम है वो उसको कायम नहीं बनाने देते। अभी आप क्या समझते हैं कि इस सिमत में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चैलेंजेस नज़र आ सकते हैं? कौन से ऐसे अनासर हैं जो इसको रुकावट पैदा कर सकते हैं? और अगर ऐसे होता है तो फिर सियासी जो जमातें हैं, ख़ास तौर के ऊपर तीन बड़ी जमातें जिनके हम तस्करा कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होगी? खालिद भाई, मैं दो बातें अर्ज करता चलूँ। यहाँ हमारे दोस्त बैठे हुए पीटीआई वाले, उन्होंने कुछ बातें की कि नून लीग से बात नहीं हो सकती। तो इनके जो तर्जमान हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने चंद दिन पहले मेरा ख्याल मतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा इमरान खान नवाज शरीफ के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं मुल्क की खातिर। तो उसको बड़ा वेलकम किया गया था उनकी इस बात को। और ये स्पिरिट्स तमाम सियासी जमातों को रखनी चाहिए। अब देखें ना, जैसे आजकल बयानबाजी चल रही है, बिलावल साहब अपनी कैंपेन में नवाज शरीफ पे भी तनकीद करते हैं, नून लीग पे भी करते हैं। इलेक्शन कैंपेन में तो करना भी पड़ता है ना, वरना आप अपने होता रहता है। हाँ। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने आज तक एक दूसरे के बारे में कोई सख्त जुमला, कोई काबिल एतराज बात, सख्त बयानबाजी नहीं की। तो एक रास्ता खोला जाता है। तो तरीके इंसाफ के अंदर भी कोई ऐसे दो ग्रुप होने चाहिए, एक जो सख्त बयानबाजी करता रहे, एक कोई एंगेजमेंट करता रहे, सीख जाएंगे के दरमियान। 3 साल गुजार के भी 1.5 साल जो कुछ हुआ है, इसके बाद तो बहुत कुछ सीखे। वही मैं कह रहा हूँ ना। एक नुक्ता में बुनियादी बात करता चल, जो जिस तरफ आपने इशारा किया जी, गैर जमहूरी क़ुव्वत है और ये चैलेंज इस वक्त जो चैलेंजेस है, सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है पीटीआई के लिए, वो 9 मई का वाकया है। 9 मई के वाकया जैसे भी हुआ, उसकी बहस में जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। जिस तरह हुआ, उसकी जो मामलात हैं, उसमें पीटीआई की क़यादत हो या बानी चेयरमैन हो, वो उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। उससे गलतफहमी इतनी बड़ी इनके दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान
तो मामलात अभी तक एक एक पॉइंट ऐसा नहीं आया कि जहां बैठने की बात हो सके। इस पर पीटीआई की क़यादत को चाहिए कि वो अपना एक रीथिंकिंग करें, अपने बैठे 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, 10 घंटे बैठे, बहस करें और उसमें से कोई नुक्ता लेकर आए ताकि रास्ता खुले बातचीत का। जब तक इनका उधर रास्ता नहीं खुलेगा तो ये ट्रूथ एंड कमीशन मुझे नहीं लगता फिर बन पाएगा, क्योंकि उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तनकीद अगर होती है ना तो फिर उन पर आती है ना हर दौर में जी। कभी फैज साहब का नाम आ जाएगा, कभी जहीरुल इस्लाम का आ जाएगा, कभी पाशा का आ जाएगा, कभी कोई और आ जाएगा आगे चल के। वो कभी एहतशाम ज़मीर साहब का भी एक जमाने में आता था नाम। ज़मीर साहब तो वो एक मौलाना साहब ने 2002 की असम्बली फजलुर रहमान साहब ने बड़ा फिक्रा बोला था कि हमारे ज़मीर जिंदा हैं। तो उस वक्त एहतशाम ज़मीर साहब गैलरी में बैठे हुए और हम हंस रहे थे कि ये देखें जी। तो वो और पीछे जाएंगे तो फिर वो हमीद गुल साहब तक चली जाएगी बात। वो ज्यादा पीछे बहुत पीछे जाएंगे तो फिर वो अयूब खान तक चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। होना तो ये चाहिए जो हो गया है सब उससे सबक सीखें, माफी मांगे, माजरत करें कौम से और कहें जी जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था तो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ एहतसाब रहमान साहब हमारे दोस्त थे, उन्होंने जो कुछ किया था उस पर माजरत की गई। तो ये इमरान खान की तरफ से भी होनी चाहिए, इमरान खान साहब की तरफ से भी होनी चाहिए कि जो कुछ जस्टिस जावेद इकबाल के दौर में हुआ, आसिफ जरदारी की हमशकीरा को गिरफ्तार किया गया, मरियम नवाज को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, आजकल भी हो रही हैं उसी तरह गिरफ्तारियां। ये चीजें तब रुकेंगी सब की तरफ से सच बोला जाए और सब ये कहें कि जो कुछ गलतियां होगी हम उस पर माफी मांगते हैं। आइंदा के लिए हम इस बात का ऐद करें कि जी हम आइन और जमहूरियत पर चलेंगे, तब मामला आगे बढ़ सकेंगे। यकूज़ो आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये एक तो ये चैलेंजेस होंगे आपको, और जो आमिर साहब या तारिक सुमैर साहब बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप कुछ अगर वजाहत देना चाहें तो ठीक है। दूसरा मामला जो है कि आप अभी डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर की भी और असम्बलियों की मुद्दत की भी। ये माजी में भी हम बाज़ सुनते रहे हैं 18वीं तरमीम के मौके के ऊपर भी। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है कि वो क्या देखें, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप उस जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको फर्दर ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और अपनी आवाम को जो है वो मज़ीद एम्पावर कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका के अंदर सेनेटर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ आपको पता है कि बड़ी ओपन सी बात है, स्टूडियोज़ में बैठ के चौराहों पे बैठ के बात होती है कि 70 करोड़ में जो है वो एक सेनेटर बन जाता है। अब 70 करोड़ में क्योंकि उसका इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो इस तरह का है कि अगर आप बलूचिस्तान से लेके हैं तो बलूचिस्तान ज़्यादा आसान बलूचिस्तान और केपी के अंदर है। ज़ाहिर है वो 2 या 3 MPs जो हैं उनके मेंबरान सूबाई असम्बली जो है वो एक सेनेटर इलेक्ट कर लेते हैं। फिर सबसे ज़्यादा कम कीमत जो है वो जाके लगती है पंजाब के अंदर। तो अगर इसको अगर आपने फर्दर आपने इसमें रिफॉर्म्स करनी है, जो कि गुंजाइश मौजूद है रिफॉर्म्स की, आप उसको डायरेक्टली अगर आप आवाम को दे देते हैं, भले वो कोटा उसी तरीके से रहे, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन के तौर पे 5 साल, और जो 5 साल असम्बली की बात की वो 4 साल मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें जो हैं इस पर इत्तेफाक तो ज़रूर करती हैं, मगर इस पर इख्तलाफ तब होता है कि जब वो हुकूमत में आ गए, भले हम खुद ही क्यों ना हो, जब हुकूमत में आ जाएँ तो इस पर। लेकिन मैं जो असल मंशूर से भी हट के, मंशूर तो वो हमारी पॉलिटिकल कल्चर में उसकी कोई ज़्यादा ना उसके ऊपर आवाम जो है वो ज़्यादा वो देती है, ना वो उस मंशूर के ऊपर जो है वो अमल उस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो करती है। लेकिन हकीकी चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त कुछ और हैं। वो सिक्योरिटी चैलेंज आपका बिल्कुल सामने है, आपके जो अफगान के साथ टाइज हैं, या जो आपकी इस वक्त इंडिया के साथ इकोनॉमिक चैलेंजेस, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस आपको दरपेश हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट या आपकी इन्फ्लेशन जो 45% पे जिस, और आपका स्टेट ऑन जो SOEs हैं, एंटरप्राइजेस, 200 अरब रुपए का खसारा। तो अगर हम ये तो वो चीज़ें हैं जिनको हकीकी तौर पर एड्रेस करना चाहिए, मगर यहाँ पे तो एक सेल लगी हुई है, कोई 300 यूनिट फ्री देने की बात करता है तो कोई 200 यूनिट फ्री देने की बात करता है, जबकि हकीकत जो है वो उसके बरक्स है कि 15 फरवरी को 41% गैस महंगे होने जा रही है। तो हम इलेक्शन में किए गए वादे उस रैलियों के अंदर भी आवाम से सच नहीं बोलते कि अगर हमें भी लाया गया तो जो ये प्रपोजल जिनको इन्होंने इस गवर्नमेंट ने, केयरटेकर गवर्नमेंट ने अप्रूव करना था, मैंडेट ना होने की वजह से रिस्ट्रक्चरिंग FBR की वो नहीं कर रहे, तो वो अगले के पल्ले में, अगले के खाते में डाल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका कोई हनीमून पीरियड नहीं होगा, आप आएंगे बैठेंगे
तो सबसे पहले जो है ये आपने जो सख्त फैसले हैं या आवाम के ऊपर बिजली गिरानी है, ये सबसे पहले आपने करना है। तो वो 100 डेज़ का जो हनीमून पीरियड होता था, यहाँ पे तो पहले हफ्ते ही, क्योंकि वो पेंडिंग है, मैंडेट नहीं है। बहुत सारी जो इवन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन PIA को जो प्राइवेटाइज करने या बेचने की बात की है, फिर वो उसको रोक दिया गया। केयर टेकर गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा, जब ये प्रोलॉन्ग करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ये भी होता है कि इस वक्त एक बगैर मैंडेट के गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर तो चला सकती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। अरबों रुपए का डेली बेसिस के ऊपर हमें जो खसारा हो रहा है हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने आइन की को बाला ताक रखते हुए उनको हम ड्रैग करने की कोशिश कर रहे थे। ये भी आ रहा था कि जी साल इनको ड्रैग, तो बहरहाल अल्टीमेटली बिल्कुल ये होगा। तो ये जो कहते हैं ना कि वो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली बात है, जो भी हुकूमत होगी इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन एक जो तारिक उस्मैन साहब ने जो चीज़ें उठा रहे थे चैलेंजेस के, उसमें खास तौर के ऊपर 9 मई का तस्करा किया और आपकी पार्टी का खुद अपना कि अगर आप स्मूथली आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो फिर इसके ऊपर भी कुछ वाज़ेह। देखिए, मैं तारिक साहब की बात से इख्तलाफ उस हद तक नहीं करता, क्योंकि जो उन्होंने बात की कि हाँ बिल्कुल एक दड़ा PTI में अगर रऊफ़ हसन साहब का है तो मैं भी उन्हीं के साथ जो है अलाइन करता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि इनसे गुफ्तगू हो। मैं कल तक इस बात का हामी ज़रूर था कि जो कि नून लीग के साथ, और जब असम्बली वगैरह में भी होती थी तो हम इनके साथ इनको इंगेज, लेकिन क्या जो अभी जो हमें ग्रज है कि क्या वो जो उनका गैर जमहूरी रवैये या जो फस्तायत या जो जिस तरीके से उनकी तरफ से, तो क्या इसके बावजूद भी उनसे, तो क्या वो ट्रुथ पे आएंगे? क्या वो अपोलॉजी या माज़रत खाना रवैया रखेंगे? क्या वो किसी से माफ़ी मांगेंगे? लेकिन जब आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कहते हैं, इसका मतलब ये है कि फिर सबको अपनी अपनी आपको 9 मई के हवाले से भी उनको भी डेफिनेटली सारे सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। मैं अगर आमिर साहब आपके पास आ रहा हूँ, आपको लगता है कि चैलेंजेस होंगे, सब बैठकर किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, हर कोई अपनी गलतियों का एतराफ़ खुले दिल से कर ले? क्या उनको लेफ़्ट राइट से ट्विस्टिंग नहीं होगी, कोई थपकी देने वाला नहीं होगा और सब कुछ कहेंगे अच्छा ठीक है सारे बैठ जाएं जनाब, बिल्कुल हम एक साइड पे होके आपको एम्पावर कर रहे हैं, आवाम को एम्पावर कर रहे हैं? देखिए, अगर तो जमहूरी माइंडसेट हो जाएगा सबका तो फिर तो कोई थपकी नहीं लगता। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी इक़्तिदार के लिए दूसरे बैकडोर पे नहीं जाती है। हम आवाम की ताकत पे भरोसा रखते हैं, उसी से आते हैं, और यही हम अपने तमाम दोस्तों से या सियासी जमातों से, भले वो हमारे मुखालिफिन हो, उनसे कहते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर ये हिम्मत हो कि आप आज प्राइम मिनिस्टर हैं और आपकी हुकूमत तोड़ के इलेक्शन करवाई जाए और आपको 17 सीटें दे दी जाएं, लेकिन फिर भी आप बजाय मुजाहिमत के आप मुफाहिमत की तरफ आए, और ये पीपल्स पार्टी ने बारहा करके दिखाया है 90s के अंदर भी और उसके बाद। हम आज भी समझते हैं कि मुफाहिमत या मुजाहिमत आपकी ज़ात के ऊपर नहीं होती, आपकी नजरिए के ऊपर हो सकती है, पीपल है या आवाम के लिए है, तो फिर तो आपकी ज़ात गैर अहम हो जाती है। यही हमारा 60 साल की सियासत पीपल्स पार्टी का निचोड़ है। मैं समझता हूँ क्यों नहीं हो सकती, हमने हमेशा करके दिखाई है। हमें इतनी हिम्मत है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म रही हों तो वो महज एक स्टैंडिंग कमेटी की फॉरेन अफेयर्स की चेयरपर्सन भी बन जाती हैं, ताकि एक मुफाहमाना पॉलिसी की बुनियाद रखी जाए, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म भी हों और एक ऐसा शख्स वज़ीर आला बनाया जाए जो छांगा मांगा ऑपरेशन के जरिए आए, और फिर वो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने भी एयरपोर्ट पे ना पहुंचे, लाहौर एयरपोर्ट पे, तो मोहतरमा चल के उसके घर चली जाती है। तो ये आपके कद की बात होती है, आपके कैलिबर की बात है, और आपके जमहूरी माइंडसेट की बात। माइंडसेट की। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं आमिर साहब, ये तो इसमें तो आपकी जमात भी और बाकी जमातें किसी हद तक मुत्तफिक थी कि असम्बली की मुद्दत 4 साल हो जानी चाहिए, और उस पर सिर्फ असम्बली का नहीं था बल्कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का था, आर्म फोर्सेस के जो सर्विसेज चीफ होते हैं उनका भी 4 साल के सारे एक मुद्दत हो, ताकि सबका टाइम आने का और जाने का एक साथ, और इसके अंदर कोई मामलात ख़राब ना हों। ये तो बात लगता है कि शायद अभी भी अगर ये PTI बात कर रही है तो शायद आप सारे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन और सेनेट में जो 50% है उनका भी डायरेक्ट इलेक्शन, ये तजवीज़ आपको कैसी नज़र आ रही है? देखिए, ये तजावीज़ हैं, अब हम किसी तजवीज़ को ना तो यकसर नज़रअंदाज करते हैं, ना रद्द करते हैं, और ना फौरी एक्सेप्ट। देखिए, जब असम्बलियाँ मार्ज़े वजूद में आएंगी फिर देखा जाएगा कि इसके मंशूर को आवाम ने कितनी पजीराई दी है। जिनके मंशूर को ज़्यादा पजीराई मिली होगी
उसे बहरहाल ज्यादा मौका मिलेगा। फिर दूसरी जमातें होंगी, फिर बैठ के मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठा होना, इसी को जमहूरियत कहते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले अलायंस बनाने के कायल नहीं है। इलेक्शन के बाद जब आप अपने प्रोग्राम पे जीत के आते हैं, फिर सारी वो जमातें जो दो मिलना चाहती हैं वो अपने अपने मंशूर में मुश्तरकात इकट्ठे करती हैं। और मैं फिर कहता हूं कि इस वक्त दो जमातों का या तीन जमातों की बात नहीं है। इलेक्शंस के बाद तमाम जमातों को बैठना पड़ेगा। वो बहुत सी बातें जो आप जरा पर्दों में या इश्तिहारों में कर रहे हैं कि क्या इदारे अपनी अपनी डोमेन में रहेंगे। अगर एक इदारे ने माना था कि हमें ए पॉलिटिकल होना है, हमसे ब्लंडर्स हुए हैं सियासत में, अगर हमने 2017 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो क्या ये बात जुबानी कहने की है या इसे रिटर्न फॉर्म में ले आना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन तकाजा करता है। इसी तरह अगर आपकी अदलिया कहती है कि हमसे ब्लंडर्स हुए हैं, तो क्या महज ये एक स्टेटमेंट देने की बात है? उन ब्लंडर्स को खत्म कैसे करना है और आगे ऐसे ब्लंडर्स ना हो उनकी रोकथाम कैसे होनी है? पार्लियामेंट की बालादस्ती सिर्फ लफ्जी तौर पे होनी है, और पार्लियामेंट को भी अपनी बालादस्ती के लिए क्या ऐसे करेक्टर्स पार्लियामेंट के लिए अंदर नहीं लाने जिसकी बालादस्ती सारे कबूल करें? अगर आप वहां पे अच्छे लोग नहीं लाएंगे तो उनकी बालादस्ती कबूल नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शंस के बाद एक बेहतरीन तरीके से गुफ्तो शनीद हो सकती है और होगी भी। मैंने पहले भी कहा है कि पीपल्स पार्टी, अगर देखिए हर बंदा मंशूर तो दे देता है, अब मंशूर पे अमल कितना करता है। हमने मंशूर दिया ना, उस पे अमल करके दिखाया। हमने बात अगर आज 70 से लेके आज तक जाए, आइन हमने दिया, एडमी प्रोग्राम हमने दिया, सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया। पाकिस्तान के अंदर रिसेंट बात कर लें कि गरीब तरीन लोगों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिस पर बड़ी बातें की गई लेकिन हर हुकूमत ने भी कायम रखा और IMF ने भी उसे माना। उसके बाद CPEC के जरिए आपकी फॉरेन पॉलिसी का रुख बदलना और आपकी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना, फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बुनियाद रखनी और रियासत को दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार करके उस जंग को जीतना भी। तो मैं समझता हूं कि अगर आज भी हम ये फैसला करें, देखिए हम किसी सियासी जमात को टेक्निकली नॉकआउट करने के हक में नहीं होते। मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि PTI से उसका सिंबल लिया जाए या उसके, हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आपको याद होगा खालिद साहब, मेरा ये पिछले 1.5 साल से रवैया है। जब से PTI पे मुश्किल वक्त आया है, हमने इनके ऊपर कोई बात नहीं की। इसी तरह जब लास्ट टाइम मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक ऐसा वक्त आया था, हम उनके खिलाफ बात नहीं करते थे। हम कभी भी जो मुसीबत में हो उस पर तनकीद नहीं होनी भी नहीं चाहिए। जरा ब्रेक ले लेते हैं आमिर साहब। मुसीबत बन रहा हो उस पर तनकीद करके उसके खिलाफ डट के खड़ा होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं। जरा ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा जो सियासी माहौल है उसके हवाले से भी, और फिर इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा जो अहम जिम्मेदारी सियासी जमातों पे होगी, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम के मैंडेट का कितना एहतराम किया जाएगा, ये सबसे बड़ा अहम नुकता होगा। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पे हम बात कर रहे हैं। बड़ा फोकस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पहला नुक्ता जो मंशूर का वही पेश किया है। क्या ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन सिर्फ सियासी जमातों के लिए होगा या रियासत के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए होना चाहिए? तारिक सुमैर साहब, ये सवाल आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ और फिर ये बात करेंगे हम आमिर साहब से भी और अब्दुल यकूब साहब से भी कि ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन सिर्फ जो है कि क्या सियासी जमातों के लिए ही काफ़ी है या तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इसमें अपनी जो है कि वो रजामंदी जाहिर करनी पड़ेगी? अच्छा आमिर साहब, ये आपकी तरफ तारिक साहब की कॉल ड्रॉप हुई है, जरा आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ। ये जी देखिए, हम तो समझते हैं कि सियासी जमातों को डायलॉग का आगाज करना है। पार्लियामेंट जब ये फैसला करेगी तो फिर इदारों के दरमियान जब आपके अंदर एक कंसेंसस हो तो फिर इदारे भी चलते हैं उस सियासी कंसेंसस के साथ, और ये पीपल्स पार्टी ने बारहा करवा के दिखाया है। अगर आपको याद होगा कि दहशतगर्दी का जब इशू था 2007 में, तो मोहतरमा कह रही थी कि कौन पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो
तो फिर एक सियासी हुकूमत आई, उसने तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक अमांगी पैदा की, फिर रियासती इदारे एक पेज पे हुए और फिर सब ने देखा कि पूरी स्टेट का एक ही मौकफ था। तो इसी तरह जब आप एक मौकफ अपनाएं पार्लियामान के अंदर सियासी तौर पे सियासी जमातों को लेके चलें तो इदारों को आप साथ लेके चल सकते हैं। दूसरी बात खालिद साहब ये है कि अगर इदारों के साथ अगर आप रवैया ये रखेंगे कि आपने इदारों को सबॉर्डिनेट समझना है, मतलब ठीक है कि ये इदारे प्राइम मिनिस्टर ऊपर होता है लेकिन उसका एक रोल होता है, उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे उसके कोई मुलाजिम हो जाते हैं या वो उन्हें अपने मुलाजिमीन की तरह उन्हें ट्रीट करे। और ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रवैये से बताया है, हमने हमेशा इज्जत दी है, तमाम इदारों के सरबराहों को दी है। आपको याद होगा मोहतरमा के पहले दौर में सजाद अली शाह साहब जजेस केस ले आए, हमारे बनाए जजेस उड़ा दिए, हमने लड़ाई नहीं की। उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने क्या क्या नहीं किया, हमने लड़ाई नहीं की, किसी आर्मी चीफ के साथ नहीं की और हमारी सादा अक्सरियत भी नहीं होती थी। और दूसरी तरफ एक 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत होती थी, कभी चीफ जस्टिस को अदालत से भगाती थी, कभी आर्मी चीफ बदलती थी। तो मैं समझता हूँ ये रवैयों की बात है। अगर आपके जुबान में जमहूरियत हो और आपके किरदार और रवैये में जमहूरियत ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी समझ रही है और हम इस पे किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, हम नसीहत करते हैं, हम उन्हें ये पेशकश करते हैं कि अपने रवैये जमहूरी देखिए ना। आज भी चेयरमैन बिलावल जो बात कर रहे हैं वो जमहूरियत की कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आइए लोगों के सामने एक प्रोग्राम रखें। जब आप प्रोग्राम रखेंगे, आप गुफ्तो शनीद में बैठेंगे, आप एक मुबाहिसे में आएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मेरा ये पॉइंट ठीक है या गलत है। और लोगों को जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लोग सपोर्ट करेंगे, हो सकता है दूसरी सियासी जमात अपने मंशूर को अभी से बदले, अभी से बेहतर करे। अच्छा आमिर साहब, क्या आप समझते हैं कि एक चैलेंज ये भी हो सकता है इस ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आज़ाद अरकान की तादाद ज़्यादा मुंतखब हो जाती है और उसके बाद फिर आज़ाद अरकान को दूसरी जमातें अपने साथ शामिल करती हैं और इसको फिर एक हॉर्स ट्रेडिंग का नाम अगर दिया गया कि क्या आप समझते हैं कि जो मैंडेट आता है उसी को फिर एहतराम दे के और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली जाए मुस्तकबिल की कि ठीक है जो मैंडेट आया ये फ़लाँ पार्टी का था, टिकट उनको नहीं मिले या निशान ले लिया गया, ओके सो एंड गुड, लेकिन चलें आगे चलते हैं इसका एहतराम करके, या समझते हैं कि नहीं पार्लियामेंट के अंदर पहले कोई हुकूमत साजी हो जाए और फिर आगे बढ़ा जाए? देखिए पहले तो ये एक आईनी तौर पे है कि कोई आज़ाद अरकान जो है 3 दिन के अंदर शामिल होंगे। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके सिंबल से दूर रखा गया, लेकिन अगर पता है कि वो उसी पॉलिटिकल पार्टी से है तो पहले तो उसके लोगों को भी मेरे ख्याल से कोई किरदार का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहें जिससे इलेक्शन लड़े हैं, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर हम यकीन नहीं रखते हैं। तो बेहतर होता कि पॉलिटिकल फोर्सेज ही मौजूद होती, आज़ाद अरकान कम से कम आते। लेकिन आपके आइन ने चले एक 18वीं तरमीम में यह तरीकाकार रखा है कि अगर कोई आज़ाद हैसियत में आता है तो 3 दिन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे और जो दूसरे हैं वो पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं, किस तरह चलते हैं वो भी आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर तो कोई खरीदने वाला होगा तो बिकने वाला भी आ जाएगा, और अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो बिकेगा भी नहीं। हम समझते हैं खरीदने से ज्यादा हम गुफ्तो शनीद और मुफाहमत पे यकीन रखते हैं। यही हमारा हरबा। मैं सिर्फ इसे करूंगा, हमने पंजाब के आज़ाद अरकान कभी नहीं खरीदे, हमने छंगा मांगा ऑपरेशन कभी नहीं किया, हमने मरकज में नहीं खरीदे, हमने गुफ्तो शनीद करके सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद किया है। हम आज भी यही चाहते हैं और कल भी, और उसी से ही मामला आगे बढ़ सकते हैं। याकूब साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, ये बड़ा अहम नुक्ता ये होगा कि रिकंसिलेशन के तनाजुर के अंदर हम देखें, माजी में भी अभी आमिर साहब तस्करा कर रहे थे कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को कोई ओन नहीं कर रहा था उस वक्त तक जब तक कि कहीं ये ऊपर से लाई जा रही थी बात। लेकिन जब पार्लियामेंट में आई पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम हमारी जो इंटेलिजेंस थी, मिलिट्री लीडरशिप थी, सारे बैठे, बड़ी तफसीली बहस हुई, तो फिर सब ने ओन किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके नताइज भी सामने आए। इस वक्त भी क्या सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए ज़रूरी होगा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, या तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर इंगेज करना पड़ेगा? अगर वो स्टेक होल्डर्स ना हुए तो ये शायद कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो स्टेक होल्डर जो हैं वो तो उसका पार्ट हो इसलिए नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है वो हैंडलर्स या फैसिलिटेटर के तौर पे जो काम करते हैं, जो डिवाइड एंड रूल का नज़रिया रखते हैं, तो वरना जिस तरह मैं फिर भी अपनी उस बात पे कायम हूँ कि उनसे बात नहीं हो सकती जो
अपोजिशन लीडर होते हुए गाड़ी की डिग्गियों में छुप के जा के कहीं और मुलाकातें करता हो और फिर उन्हीं का वो एक स्पोक्स पर्सन ये कहता हो कि साड़ी गल हो गई है। इतराफ तो करना ही पड़ेगा ना उनको। देखिए उनको इस बात का इतराफ़ नहीं कर सकते। उनकी ये रिवायत रही है कि जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव में पड़ते हैं और इक़्तिदार में आते हैं तो गले को काटने को दौड़ते हैं। उनसे बात नहीं हो सकती। ये जमहूरी रवैयों के हामिल लोगों से बात हो सकती है, पीपल्स पार्टी से, MQM से, बाकी जमातों से बात हो सकती है। उनसे बात इसलिए नहीं हो सकती कि उन्होंने हमेशा स्पॉइलर का काम किया। एक अच्छे नोट के साथ हमें प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए कि एक अच्छी चीज़ अगर आइडिया आया है तो इन पे सबको अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।